हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने बीसीएससीटी 131 का यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 2.2 पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2.2, नेचर ऑफ रेडिएशन। द रेडिएशन इज द एमिशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड और पार्टिकल थ्रू स्पेस और थ्रू अ मटेरियल मीडियम। तो ये क्या बोल रहा है कि रेडिएशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो पहले तो बात यह होती है कि रेडिएशन आखिर है क्या। तो रेडिएशन एक एमिशन होती है या फिर ट्रांसमिशन होती है एनर्जी की। एमिशन का मतलब कि एनर्जी उत्पन्न होना यानी कि बनना, और ट्रांसमिशन का यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होना। तो एनर्जी की ये दोनों चीजें जो हैं इसको रेडिएशन बोलेंगे, जो कि होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव या फिर पार्टिकल। इन दोनों तरीके से ये रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट होती है किसी भी स्पेस या फिर किसी भी मटेरियल मीडियम के द्वारा। You are familiar from our previous classes that energy can be transmitted in the form of heat, light, sound, etc. आपको ये पता है कि आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी जो होती है उसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती है। तो वो जो है हीट से ट्रांसफर हो सकती है, लाइट के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है, यानी लाइट मीडियम से ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद साउंड मीडियम जो है उसके द्वारा भी जो हीट जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो सकती है। You will now study how light behaves as an electromagnetic wave and what are the parameters associated with a wave। तो अब आप जो है यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट जो है वो किस तरीके से एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी तरह बिहेव करती है, और उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है यानी कि उसकी लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टीज यानी कि वेव की तरह जो प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा आता है सबसेक्शन 2.2.1, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इससे पहले यहाँ पे एक नोट दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। अ वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी। तो हम वेव को क्या बोल सकते हैं कि वेव एक तरीके की डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रैवल कर रही है, और उस डिस्टर्बेंस के साथ में जो है एनर्जी भी ट्रैवल करती है। जैसे कि एनर्जी होती है, तो एनर्जी अगर किसी भी चीज में दोगे तो वो क्या होगा, हलचल मच जाएगी। जैसे कि एटम को आपको पता होगा कि अगर एटम में हीट एनर्जी दे तो एटम एक्साइट होके एकदम से बहुत ज्यादा तेज मूवमेंट करने लग जाता है। तो वो जो है वो एक डिस्टर्बेंस आ गई। तो ये डिस्टर्बेंस जैसे जैसे ट्रैवल करती है उसके साथ में एनर्जी भी ट्रैवल करती है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ बीम ऑफ लाइट हैज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद इट। तो ये बोल रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट जो होती है उसके साथ में एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होती है, ऑसिलेटिंग करते हुए। ये चीज वो जो है लाइट के साथ में एसोसिएट करती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज सच एज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। और ये जो चीजें हैं, ये वेव्स जो होती हैं, ये कैरेक्टराइज होती हैं बाय द प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होती है फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ और वेव नंबर, इनके द्वारा ये कैरेक्टराइज होती है कि ये किस प्रकार की वेव जो है ये कैसे बन रही है। We can understand all these properties by considering in general a wave propagation in one dimension only। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस जो है इस कंडीशन को हम इन प्रॉपर्टीज को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम अगर वेव प्रोपोगेशन बनाए एक वन डायमेंशन में, तो उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमें दिखा भी रखा है ये इस तरीके से वेव प्रोपोगेशन की वेव किस प्रकार से यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। इससे पहले यहाँ पे एक नोट है, उसको पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द लाइट depicts propagation of light through space as oscillating electric and magnetic field। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये क्या बताती है, ये चीज बताती है कि लाइट जो है वो प्रोपोगेट करती है थ्रू स्पेस, और उसके जो ऑसिलेशन है, दो ऑसिलेटिंग प्रॉपर्टीज है उसकी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों साथ में उसके ऑसिलेट करती है। दिस फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ये बोल रहा है कि ये जो होती हैं ये फील्ड्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और परपेंडिकुलर होती है कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि देखिए आप एक्स की तरफ जो है हमारी प्रोपोगेट कर रही है लाइट, तो इनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है। तो ये जेड एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से ये जो होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। फर्दर द एनर्जी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। और ये बोल रहा है कि जो एनर्जी होती है किसी भी वेव की वो डिपेंड करती है उसके स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर। अब इसमें यहाँ पे फिगर में देख रहे थे, फिगर को ढंग से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जो कि इस प्रकार से जेड एक्सिस के अलोंग वन डायमेंशन में प्रोपोगेट कर रही है। इसी तरीके से एक्स एक्स वाई एक्सिस के अलोंग भी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोगेट कर रही है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि प्रोपोगेट कर रही है। तो प्रोपोगेटिंग वेव की जो डायरेक्शन है वो इस एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसके बाद में यहाँ पे हमें दे रखा है ये वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा। तो ये वेवलेंथ जो है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स, और टू नीचे का जो होते हैं, सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमारा होता है वेवलेंथ। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक दो सक्सेसिव वेव्स के बीच का डिफरेंस जो होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो हमारा होता है वेवलेंथ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ जो कि अल्फा लैम्डा से दिखाया जाता है, ये ग्रीक वर्ड है लैम्डा, इसे दिखाया जाता है इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कर्स्ट और ट्रॉफ। तो ये जो है यानी कि जो ऊपर का जो बता रखा है कि ये जो ऊपर की जो हायर मोस्ट पॉइंट होता है,
इसको कर्स्ट बोलते हैं, नीचे का हायर जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम टर्फ बोलते हैं। तो ये दो, इन दोनों जो है पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि अगर ऊपर का देख रहे हैं तो कर्स्ट का देख रहे हैं तो दो कर्स्ट के बीच का डिफरेंस या फिर दो टर्फ के बीच का डिफरेंस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स मीटर। तो ये जो है इसको एक्सप्रेस किया जाता है यानी कि मीटर में इसको लिखा जाता है। द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर लेंडा। और ये जो है इसको इस सॉरी न्यू न्यू से जो है इससे दिखाया जाता है, ग्रीक वर्ड न्यू से इसको दिखाया जाता है। इट्स यूनिट इज हर्ट्स। और इसकी यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट वो हर्ट्स होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एच। इन फैक्ट 1 हर्ट इज इक्वल टू पर सेकंड। और आप देखें कि 1 हर्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 सेकंड के, यानी कि पर सेकंड के। और वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड बाय इक्वेशन 2.1 वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव इन द मीडियम। तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती है, दोनों ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं, जो कि इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है हमारी इक्वेशन 2.1 के द्वारा, जहाँ पे सी जो दे रखा है ये क्या है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और ये रिलेट कैसे करती है कि लैंडा इज इक्वल टू में सी बाय न्यू, इस तरीके से रिलेट करती है। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम की बात करेंगे तो हमारी जो लाइट की जो स्पीड होती है वो ये होती है। एंड वी विल यूज दिस वैल्यू फॉर सी इन आवर कैलकुलेशन। और ये जो है इस वैल्यू सी को हम अपनी कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन वी अंडरस्टैंड दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज। तो ये बोल रहा है कि इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वेवलेंथ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी घट जाएगी। द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी। और जब हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि 1 बाय न्यू करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि जो हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। और ये क्या बताता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज द वेव नंबर। और जो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का उसको वेव नंबर बोलते हैं, और इसको बोला जाएगा न्यू टिल्ड और न्यू बार। तो हम इसको न्यू बार से बोलेंगे, न्यू बार पढ़ेंगे इसको, और न्यू बार से इसको दिखाया जाता है। वेव नंबर इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एज गिवन इन इक्वेशन 2.2। अब ये बोल रहा है कि वेव नंबर जो है वो रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से इस इक्वेशन के द्वारा, यानी कि इक्वेशन 2.2 में जैसा दिखा रखा है इस प्रकार से ये रिलेट करता है। कि यहाँ पे दिखा रखा है न्यू बार इज इक्वल टू में 1 बाय लेंडा, या फिर इज इक्वल टू में हो जाएगा न्यू बाय सी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो है हम जो है वेव नंबर की जो है इक्वेशन यानी कि वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे एक नोट दे रखा है, वेव नंबर इज प्रोनाउंस्ड एज न्यू बार। न्यू बार इसे पढ़ा जाता है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है पर मीटर या फिर 10⁻⁻² पर सेंटीमीटर। ये तो इसकी यूनिट हो सकती हैं। इसके बाद में द एसआई यूनिट ऑफ न्यू बार इज पर मीटर, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वैल्यूज आर रिपोर्टेड इन पर सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि हम तो ये वैसे इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो पर मीटर होती है, पर काफ़ी सारे लिटरेचर में, काफ़ी सारी किताबों में इसको पर सेंटीमीटर में दिखाया भी गया है। द पीक हाइट एंड ट्रॉफ डेप्थ इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो जो सबसे ज़्यादा हाइट या फिर डेप्थ होती है किसी भी वेव की उसको उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है, यानी कि उसकी एक जो न्यूट्रल पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पे आप मान सकते हैं कि इसके बीच में एक न्यूट्रल पोजीशन जो लाइन होती है वो होती है। तो उधर से लेकर ये टॉप का यानी कि टॉप मोस्ट जो पॉइंट है उधर का, या फिर टॉप मोस्ट यानी कि लोअर मोस्ट जो पॉइंट है उसका, इनका जो डिस्टेंस होता है इसको हम अपना एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड होता है। इसके बाद में यहाँ पे एक नोट दे रखा है, पहले ये देख लेते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मीडियम का उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि उसकी जो एक्सिस के ऊपर जो मूव कर रहा है उससे, वो जो होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड हमने बता दिया, ये मैंने थोड़ा समझाया था। इसके बाद में यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से दे रखा है। We shall see later how energy of a light wave is related to its frequency and wavelength। तो ये बोल रहा है कि हम इसके बाद में अब देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी ऑफ लाइट वेव जो है वो किस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो यहाँ पे बता रखा है कि इसमें हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ रेंज जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हमें दिखाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है। तो इसमें दिखा रखा है जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज से लेकर 300 ई हर्ट्ज तक यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे वेवलेंथ भी काफ़ी सारी है इसमें, अगर हम देखेंगे तो छोटी छोटी बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से ये बहुत लंबा जो है वैरायटी है हमारे पास में रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की।
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेवलेंथ बोल सकते हैं, अपॉन में वेवलेंथ। ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे यहाँ पे तो कम है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जाके बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये रिपीटिशन से दिखा रहा है कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली दिखती कैसे है। और यहाँ पे वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे कम हो रहा है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमारी जो वेव है वो बहुत जल्दी अकर होती है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्रामेटिक देख सकते हैं। इसके बाद में हमारी लोअर जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसीज जो है उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ गई, ये वेरी लो फ्रीक्वेंसीज हैं। इसके बाद में हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज आती है, वीडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड आ जाती है, विजिबल आ जाती है, फिर उसके बाद में अल्ट्रावायलेट आती है, फिर एक्सरे और गामा रेज आ जाती है हमारी। ये सारे हमारे जो है स्पेक्ट्रम है, द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर गिवन इन टेबल 2.1। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, वो हमें टेबल 2.1 में दिखा रखे हैं। एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर आर एक्स रेज एंड गामा रेज एट लोअर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी। तो ये बोल रहा है कि एक एंड में आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम के एक एंड में हमारी गामा रेज और एक्स रेज हैं, जिसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है और हायर फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमने अभी राइट साइड में देखी थी हमने जो गामा रे और एक्सरे थी। एट द अदर एंड वी फाइंड रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स एट हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। और जो लेफ्ट साइड में आपने देखा था कि दूसरी एंड में हमने क्या देखा था कि रेडियो वेव और माइक्रोवेव होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी हाई वेवलेंथ होती है पर फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत लो होती है। इसके बाद में हमारे टेबल जो आती है टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि रेडियो वेव आती है पहले, फिर माइक्रोवेव आती है, फिर इंफ्रारेड आती है, फिर फार इंफ्रारेड, फिर नियर इंफ्रारेड, उसके बाद में विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, उसके बाद में एक्सरे और गामा रे। ये सारे हमें बता रखे हैं। वेवलेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेवलेंथ जो है इनकी क्या क्या है, यानी यहाँ पे हो गया 3 × 10⁻³ या फिर इस तरीके से दिखा रखा है। इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो है वेवलेंथ वो कम हो गया है, कम हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे हम नैनोमीटर में चला गया है। इसी की तरह यहाँ पे हमारा जो है वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1/में वेवलेंथ। तो ये यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेव नंबर है वो बढ़ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे तो हमारा वेव लेंथ जो है वो कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ पे होगी फ्रीक्वेंसी हमारी 10⁻⁵, इसके बाद में 10⁻⁹। तो ये ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है और एंड में आ रही 3 × में 10⁻21। इसी तरीके से एनर्जी को देख सकते हैं आप। एनर्जी हमारी जो आ रही है वो हमें कितनी प्रकार से दे रखी है कि इधर एनर्जी हमारी कम है। इसके बाद में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो एनर्जी हमारी वेरिएट कर रही है, यानी बढ़ ही रही है वैसे तो। और इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसे डिफाइन नहीं है कि कितनी बढ़ेगी, ये बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा करके, कभी एकदम से ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे की ओर एनर्जी बढ़ रही है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है वो भी नीचे की ओर बढ़ रही है, वेव नंबर भी नीचे बढ़ रहा है, वेव लेंथ नीचे की ओर घटता है, यानी कि अगर हम इधर जाए तो घटता है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि किस तरीके से RM इंफ्रारेड के लिए आप आई मान लीजिए, तो RMI V U यू हो गया अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट में भी तो होता है, फिर वैक्यूम अल्ट्रावायलेट है, तो फिर यूवी मैं बोलूँगा इसको। तो RMI VUVXG। इस तरीके से आप ये शॉर्टकट थोड़ा है कि आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी के तरीके से आप देखेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये याद होगी, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द मिलीमीटर जो होता है, 1 मिलीमीटर क्या होता है? वो इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। इसी तरीके से 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो दिखा रखा है यहाँ पे 1 म्यू m इज इक्वल टू में 10⁻⁻6 मीटर। फिर नैनोमीटर जो यहाँ पे दिखा रखा था, नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। फिर पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। फिर एंगस्ट्रॉम की बात कर रही है, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है हमारा 10⁻10 मीटर। तो ये होता है हमारा जो वैल्यूज है। द एनर्जी वैल्यूज गिवन इन टेबल 2.1 आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। जो एनर्जी वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी, ये जो है ये फॉलोइंग इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है, जो कि है E इज इक्वल टू में एच न्यू है। तो यानी कि यहाँ पे बता रखा है कि वेयर n इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो जो n है ये न्यूमेरिकली इक्वल है एवोगाड्रो नंबर के। h जो हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया। इसके बाद में जो हमारा न्यू है, ये न्यू जो होगा ये e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा तो वैसे वैसे ई भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमने देखा कि जो है न्यू भी वो इधर बढ़ रहा है, यानी कि ई भी बढ़ रहा है जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। At one end of the spectrum, there are X-rays and gamma rays with lower wavelength and higher frequency. At the other end, we find radio waves and microwaves with high wavelength and low frequency. तो ये हमने पढ़ा कि ये सारी चीज़ें हो रही है। In table 2.2, you can find the wavelength values of ultraviolet and visible light of different colors. तो ये बोल रहा है कि अब इस टेबल में, जो कि हमें टेबल बता रखी है टेबल 2.2, एक्सपेंडेड अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन, ये जो है इसकी बता रखा कि यहाँ पे वेवलेंथ बता रखी है इनकी नैनोमीटर में।
अब देखेंगे कलर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप कलर देखेंगे तो कलर है हमारा अल्ट्रावॉयलेट। अल्ट्रावॉयलेट में वेवलेंथ जो है वो 200 है। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर इसको एक तरीके से इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आप देखेंगे 200 तो अल्ट्रावॉयलेट की होगी। अब इसके बाद में यहाँ पे देखा है विबग्योर। विबग्योर तो हमें याद ही है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप अगर इसमें जोड़ेंगे 201 सॉरी 210, अगर 200 में प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आप इसमें हमें जोड़ना है कि 220 जोड़ना है, तो 20 जोड़ेंगे तो 430 आ जाएगा। इसके बाद में हमारा जो तीसरा नंबर आएगा, तीसरे नंबर में हम 40 जोड़ेंगे, तो हमारा 40 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 470। इसी तरीके से इसमें फिर हम 50 जोड़ देंगे इसके बाद वाले में ग्रीन में, तो 50 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा फिर से 520 आ जाएगा। फिर से 50 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 570। फिर से 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 620। तो यानी कि हमने सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कितना जोड़ा, 210 जोड़ा। उसके बाद में यहाँ पे क्या जोड़ा, 20। उसके बाद में क्या जोड़ा, उसके बाद में 40। उसके बाद में 50 50 50। फिर हम क्या जोड़ेंगे, फिर हम 9 जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 और 5 दोनों को प्लस कर दिया एक तरीके से। उस तरीके से हम यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 710 नैनोमीटर में। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और फिर इट इज सीन दैट अल्ट्रावायलेट हैज लोअर वेवलेंथ देन द लाइट ऑफ द रेड कलर। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट की जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली में रेड कलर से काफ़ी कम है। लेट अस कैलकुलेट लैम्डा एंड न्यू बार वैल्यूज फॉर अ लाइट हैविंग न्यू इज इक्वल टू में 10⁻15 हर्ट्ज। अब ये बोल रहा है कि हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक तरीके की लैम्डा और न्यू बार जो वैल्यूज है, यानी कि वेवलेंथ और वेव नंबर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जिस फ्रिक्वेंसीज, यानी कि जिस लाइट का फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने जो पढ़ी थी, लैम्डा इज इक्वल टू में सी बाय न्यू। तो ये जो है इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम निकालेंगे। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारी लाइट की वैल्यू ये आ जाएगी और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो दे ही रखी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 299.8 नैनोमीटर। ये हमारी हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू। और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं यूजिंग इक्वेशन, जो इक्वेशन 2.2 है उसका इस्तेमाल करते हुए हम वेव नंबर की जो है वैल्यू भी निकाल लेंगे। वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी न्यू बाय सी। तो यानी कि हमने जो है इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारा जो सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 3.336 इंटू में 10⁻4 पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। वैसे तो इसकी ऐसा यूनिट इसमें आती है, मीटर में आती है, पर हम सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। अगर मीटर में निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा और सेंटीमीटर में निकालेगा तो हमारा ये हो जाएगा। You can verify equations 2.1 and 2.2 by substituting lambda, mu and nu bar values of for various regions। तो आप ये है कि इस इक्वेशन को आप एक बार चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप लैम्डा, न्यू बार और जो न्यू वैल्यूज है ऑफ वेरियस रीजन, कोई से भी रीजन की आप डाल दीजिए, उसमें वैल्यूज डालिए और चेक करें कि ये ठीक है कि नहीं है। आप कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज हैं वो आपको टेबल 2.2 में मिल जाएगी। द फिनोमिना of diffraction and interference can be understood on the basis of wave nature of radiation। तो जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस का, वो आप वेव नेचर ऑफ रेडिएशन से, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का वो वेव नेचर से आप समझ सकते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा। डिफ्रैक्शन यानी कि लाइट डिफ्रैक्ट करती है। अगर आप एक वॉल है उसके अंदर एक बहुत छोटा सा छेद है और अदर साइड में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो आप देखेंगे कि वॉल जो है, यानी कि लाइट जो है वो ऐसे ट्रैवल करेगी एकदम वेव्स की तरह पे, यानी कि वो स्कैटर करेगी, तो वो अंधेरे कमरे में लाइट फैल जाएगी। तो ये डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। इसके अलावा इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर दो लाइट्स है, दो छेद है एक वॉल पे बहुत छोटे छोटे, और अदर साइड में अंधेरा है और एक ब्लैक स्क्रीन है, तो आप देखेंगे काफ़ी जगह पे ऐसा होगा कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है, चमक रही है, और कहीं पे लाइट नहीं है। ऐसे पैटर्न बनेगा आपको स्ट्रिप टाइप में, उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। यानी कि अगर वेवलेंथ अगर अब सिमिलर है, वेव वेव यानी कि वेव जो है उसकी प्रोपोगेशन सिमिलर हो रही है, तो अगर दो वेव्स मिल जाती है उसके ऊपर तो वो बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर दो वेव्स अपोजिट वेव्स जो है वो मिल जाती है तो उसकी जो है वेव खत्म हो जाती है, वो नलीफाई हो जाती है। तो इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये जो है हमने पढ़ रखे थे अपने 12th में, दोनों जो पढ़ रखी है हमने। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द फिनोमिना इन योर अर्लियर क्लासेस। तो ये जो है ये फिनोमिना हमने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं। However, the black body radiation and the photoelectric effect are explained by only in terms of the particle nature of radiation। पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो है एक्सप्लेन किए जा सकते हैं सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन के द्वारा ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। We will now discuss the particle nature of radiation, but before that attempt the following FAQs। तो ये बोल रहा है कि इसके बाद में हम जो है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को जो है डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जो है ये FAQs जो है इनको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको पता कर दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद में हम FAQ 1 पे आते हैं। एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। तो चलिए अब हम FAQ 1 पे आते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू में 560 नैनोमीटर।
तो हम कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट जिसकी जो वेवलेंथ है वो ये है। तो चलिए अब हम SAQ-1 के आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो न्यू की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है सी बाय लैंडा, ये फॉर्मूला है हमारा। सी और लैंडा की वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देंगे, हमारी जो न्यू की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो हमारी आ जाएगी 5.35 इंटू में 10⁻14 हर्ट्स, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब हम SAQ-2 पे आते हैं। इन विबग्योर रिलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हमें जो विबग्योर है, विबग्योर में हमें ये बताना है कि डिफरेंट कलर की फ्रीक्वेंसीज किस प्रकार से रिलेट करती है, कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, ये हमें बताना है। तो चलिए अब हम SAQ-2 के आंसर पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विबग्योर में जो रेड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है, रेड कलर की। उसके साथ में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ने लग जाती है, यानी कि आप देख सकते हैं विबग्योर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी सीरीज में जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी रेड की होती है फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ जो है रेड की वो ज़्यादा होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेक्शन 2.2.2 पे। तो इस सब सेक्शन 2.2.2 पे आते हैं अब। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, अब ये पढ़ेंगे हम पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। अभी हमने वेव नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ लिया है। A number of experiments done in the later half of 19 later है ये half of 19th century and the first 2 decades of the 20th century give research totally at variance with the prediction of the classical physics। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स को, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे लेटर हाफ ऑफ 19th century के आधे टाइम में, और जो फर्स्ट 2 डेकेड्स थे उनमें ऑफ 20 सेंचुरी, इनमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जो कि हमारे जो क्लासिकल फिजिक्स है यानी कि न्यूटन के द्वारा बताई गई फिजिक्स जो है वो इसको जो है टोटली डिक्लाइन कर रहे थे, यानी कि उसको समझा नहीं पा रहे थे इन इफेक्ट्स को। तो ये इनके लिए हमें जो है नए जो है कॉन्सेप्ट लाने पड़े, जो कि है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। सम सच स्पेसिफिक केसेस आर गिवन बिलो। तो ये बता रखा है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस यहाँ पे दिए रखे हैं विच इंडिकेट्स द इनएडेक्विटी ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, जो कि हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इनएडेक्वेट है, यानी कि सफिशिएंट नहीं है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अभी अभी हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और नए तरीके के जो मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोल सकते हैं उसको अभी अब ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले क्या क्या चीज़ आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो समझा नहीं पा रही थी, इसके लिए हमें जो है मॉडर्न फिजिक्स की जरूरत पड़ी। द लॉज ऑफ मोशन पुट फॉरवर्ड बाय न्यूटन फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस जो था वो हमारा जो बेस बना था वो न्यूटन के द्वारा बना था, जो कि है लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए थे उनके द्वारा ये बनाया गया था टिल 1900। तो आप देख सकते हैं कि 1900 के बाद में आप देखेंगे इट वाज थॉट दैट दीज क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज होल्ड गुड बोथ फॉर द सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स एंड सब एटॉमिक एंटिटीज लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बोल रहे हैं कि 1900 तक ये माना जाता था कि जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है और जो लॉज है ये एक तरीके से सच हैं सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि बहुत बड़ी बॉडीज के लिए भी और बहुत छोटी बॉडीज के लिए भी। इज दिस अजम्पशन क्वाइट एक्सेप्टेबल। तो ये पूछ रहा है कि ये अजम्पशन क्या सच है या नहीं है। बिफोर ट्राइंग टू सी वेदर क्लासिकल मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर सब एटॉमिक सिस्टम वी हैव टू फेमिलियराइज विथ सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमें समझाएंगे, प्रूव करें कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है सब एटॉमिक सिस्टम के लिए। उससे पहले हमें जो है क्लासिकल मैकेनिक्स से फेमिलियराइज तो होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यहाँ पे ये बता रखा है कि फर्स्ट पॉइंट दे रखा है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ द डायनामिक वेरिएबल कैन हैव। तो ये बोल रहा है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है किसी भी डायनामिक वेरिएबल पे, यानी कि एनर्जीज मोमेंटम इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है, यानी कि नेगेटिव भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ पे बता रखा है नो लिमिट टू द एक्यूरेसी विथ विच वन और मोर ऑफ द डायनामिक वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड एक्सेप्ट द लिमिट इम्पोज्ड बाय द प्रिसाइसनेस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में दो डायनामिक वेरिएबल आ रहे हैं तो उनकी एक्यूरेसी जो है वो एकदम एक्यूरेट रहेंगे। बस ये हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी कम हो जाए, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर मेजरिंग टूल में कुछ एरर आ रहा है कि उसको मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ एरर आ गया और वो प्रिसाइज नहीं हो पाया, तो वो जो है एरर हमारा मेजरिंग टूल का आएगा, वरना ये जो है एक्यूरेट रहेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। आपने ये भी पढ़ा है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, पर उसमें आप देख सकते हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन दोनों है एक साथ में नहीं निकाल सकते। तो ये जो है ये एक्यूरेसी की बात कर रहा है कि ये दोनों जो है डायनामिक वेरिएबल वो एक्यूरेट होंगे, पर ऐसा एक्चुअली है नहीं। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ डायनामिक वेरिएबल दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एट द सेम टाइम। तो ये वही बात होगी कि एक टाइम पे अगर कोई से भी जितने भी डायनामिक वेरिएबल है वो एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये वो बोल रहा है, पर ऐसा भी नहीं हो सकता।
क्योंकि उसमें ये कंडीशन बताई गई थी, जैसे कि अभी अभी जो एग्जांपल मैंने दिया कि या तो वेलोसिटी की ढंग से पता चलेगी, एक्यूरेट होगी, या तो फिर पोजीशन एक्यूरेट होगी। ऐसे नहीं कि दोनों एक्यूरेट हो जाए। तो ऐसे ये बता रखा था, क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा ये सारी चीज़ें बता रखी थी। You have got the general idea of the atomic spectra and some features of the atomic spectrum of hydrogen in depth in यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमने जो है इन सब के बारे में पढ़ लिया, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ लिया है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हम जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले तो जो था ये इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे पहले जो इफेक्ट आया था वो आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद में हमारा जो है कॉन्सेप्ट आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उसके बाद में हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का आया था। तो यानी कि सबसे पहले ये जो है ये बात क्या कर रहा है, ये बात ये कर रहा है कि पहले ये माना जाता था कि जो वेव है, सॉरी एनर्जी जो है वो वेव नेचर में ट्रेवल करती है, वेव होती है प्रॉपर्टी, या फिर लाइट और एनर्जी की वेव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद में ये माना, और जो मैटर है उसका जो है पार्टिकल नेचर होता है। तो लाइट का वेव नेचर और मैटर का पार्टिकल नेचर। पर ये जो है 19th सेंचुरी और लेट 90s जो बोल रहा है ये, तो इनमें क्या हुआ, इनमें ये डिस्कवरीज हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए कि ये बोला गया कि जो वेव जो है सॉरी एनर्जी जो है उसका पार्टिकल नेचर भी है और मैटर का वेव नेचर है। अब ये उल्टा यानी कि दोनों हो गए कि पार्टिकल का भी वेव यानी कि मैटर का भी वेव और पार्टिकल नेचर, और लाइट का भी वेव और पार्टिकल नेचर। तो उसके लिए बता रखा है कि पहले लाइट को जो है वेव नेचर माना जाता था, जिससे हमारा जो रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है वो प्रॉपर्टीज आती थी। अब पर यहाँ पे हमारा पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए यहाँ पे आए। तो पार्टिकल नेचर की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुई। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमें पढ़ाई गई थी, आई थिंक प्लैंक ने बताया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया, आइंस्टाइन ने बताया था। इसके बाद में हमारा जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा थे नील बोर ने बताया था। तो यानी कि ये हमारी टाइमलाइन होगी कि किस प्रकार से ये आया था। तो पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बताया गया, इससे फिर पता चला कि भाई होता है हमारा जो है मैटर, जो वेव एनर्जी जो है वो मैटर की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इसके बाद में यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये बता दिया कि लाइट जो है वो भी है उसी तरीके से। और फिर इसके हाइड्रोजन जो है एटम, उसमें एटॉमिक का भी बता दिया कि ये इंटरसेक्शन जो होता है, एक एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है, जब जंप करती है तो एनर्जी रिलीज करती है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे आते हैं। सबसे पहले तो अ परफेक्ट बॉडी, ब्लैक बॉडी इज वन विच अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। तो एक पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। तो ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि सारी रेडिएशन जो उसके ऊपर फॉल कर रही है, जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिर रही है, उसको वो एब्जॉर्व कर लेता है। यहाँ पे फिगर 2.3 में दिखा रखा है, यहाँ पे ये दिखा रखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रही है एनर्जी जो कि उसके ऊपर गिरी थी। तो यानी कि ये बात होगी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एनर्जी को रेडिएट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक बॉडी इज बोथ एट गुड एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ एनर्जी। तो आप देखें कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो दोनों ही होती है, कि एक गुड एब्जॉर्बर भी होती है एनर्जी का और रेडिएटर भी होता है एनर्जी का। Experimentally, a hollow body blanked on in the inside and with a small opening is considered a typically black body. Any radiation that enters through the small hole opening is reflect कर देती है और repeatedly from the walls until all the energy eventually becomes absorbed। तो ये बोल रहा है कि जो अगर आप इसमें से डालेंगे तो सारी जो है वोल्ट पे वो कनेक्ट करेंगी और एकदम से फिर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये एक तरीके का टिपिकल ब्लैक बॉडी है। तो अब इस फिगर को भी देख लेते हैं। तो ब्लैक बॉडी यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ पे एनर्जी एमिट कर रही है, ये बता रहा है कि इधर से रेडिएशन आ रही है तो ये एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ से एमिशन हो रहा है। तो एमिशन एक्चुअली होता कब है? जब इसको हीट किया जाता है तब जाके एमिशन होता है। ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ ब्लैक बॉडीज हीटेड टू अ पार्टिकुलर टेम्परेचर ओनली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कोई सी भी बॉडी को अगर हम हीट करें तो ब्लैक बॉडी जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रेडिएट करते हुए दिखेगी। इट रेडिएट्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इट एब्जॉर्ब्स। तो ये जो है ये रेडिएट करती है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी उतना ही एनर्जी वो रेडिएट कर देगी। द मेन एस्पेक्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच इमर्जेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आर सीन बिलो इन फिगर 2.4। तो 2.4 में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्वेशन है ब्लैक बॉडी का वो दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी बता रखी है कि जो इंटेंसिटी है हीट की या फिर एनर्जी की जो इंटेंसिटी है वो बता रखी है। यहाँ पे ये हमारा लैंडा दे रखा है, यानी कि वेवलेंथ दे रखा है जो कि बढ़ रहा है यहाँ की ओर, और इसमें टेम्परेचर के हिसाब से बता रखा है कर्व। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जो एनर्जी एमिट करती है। यू कैन सी इन फिगर 2.4 में हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहला, एवरी टेम्परेचर दैट इज अ वेवलेंथ एट विच एनर्जी रेडिएट्स इज मैक्सिमम। दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड लैंडा मैक्स वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर।
तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक टेम्परेचर पे एक कर्व बन रहा है वैसे तो, पर ये जो कर्व है इसमें एक ऐसी वेवलेंथ, एक लैम्डा है, यानी कि वेव नंबर, वेवलेंथ बोल सकते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनर्जी रेडिएशन मैक्सिमम है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये जो है ये पॉइंट, यहाँ पे हमारे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ये बोल सकते हैं। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एट शॉर्टर वेवलेंथ रीजन दैट इज एट हायर फ्रिक्वेंसी रीजन। तो आप बोल सकते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज लो। आप ये देखेंगे शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो लो है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे, इस रीजन की बात हो रही है अभी, इंटेंसिटी जो है वो नीचे जा रही है, तो गिर रही है, तो ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज लो। अब इसके बाद में यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बता रखा है, इन द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन देयर इज इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट हायर टेम्परेचर। तो आप शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में ये देख सकते हैं कि आपको जो इंक्रीज इंटेंसिटी मिलेगी, यानी कि यहाँ पे जो है इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है शॉर्टर वेवलेंथ रीजन के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे जो है ये इंक्रीज कर रही है एकदम, ये जो है स्क्वायरिंग के रूप में, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्व के ऊपर बढ़ रही है। इन जनरल एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेडिएशन एमिटेड कंटेन्स मोर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रीजन्स वेदर इट इज द ब्लैक बॉडी और एक सिंपल आयरन पीस। तो ये बोल रहा है कि कोई सा भी टेम्परेचर हम अगर रिलीज करेंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, तो रेडिएशन जो भी एमिट करती है उसमें शॉर्टर वेवलेंथ की जो एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा रेडिएट करेगी, शॉर्टर वेवलेंथ वाली। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो या फिर आयरन का पीस हो, दोनों में ये बात जो है लागू हो गई। इन कॉन्ट्रास्ट टू द अबव एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, द classical theory predicts that the black body ought to radiate over the whole wavelength region including visible region even at the room temperature। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती थी, क्लासिकल फिजिक्स ये बोलती थी कि जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिख रही है उसके कॉन्ट्रास्ट में, कि जो एनर्जी जो है ब्लैक बॉडी और जो भी चीज़ें हैं वो एनर्जी रेडिएट करती है थ्रू आउट, यानी कि इवनली रेडिएट करती है एनर्जी, रूम टेम्परेचर पे भी रेडिएट करती है। As temperature is increased, the radiation emitted should get uniformly more intense. In other words, as an iron piece even at room temperature should radiate a little in the visible region. These results are shown below in figure 2.5। तो ये जो है रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है इवनली यहाँ पे जो है आप दिखा सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ये बता रहा है कि इस तरीके से क्लासिकल थ्योरी जो बताती है इस तरीके से रेडिएट करती है, और ये जो है ये इवनली बढ़ते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ने लग जाएंगे। तो ये रूम टेम्परेचर का भी बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे भी ये जो है रेडिएट करती है। तो यहाँ पे 3000 केल्विन बता रखा है, तो अगर हम ऊपर वाले जो है डायग्राम पे जाएंगे तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, तो 3500 का दिखा रहा है, तो यानी कि इतना कम भी नहीं है कि 3000 पे भी दिखा रहा है वो। और इसमें आप देखेंगे कि स्लाइड जो है ये राइट की तरफ है, यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा। आप जो देखेंगे कि यहाँ पे लोअर वेवलेंथ की जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, और यहाँ पे ये नॉर्मली बढ़ रही है, यानी कि हमारी जो हायर वेवलेंथ वाली है वो नॉर्मली बढ़ रही है। तो ये चीज़ें जो है क्लासिकल फिजिक्स हमारी दिखा भी नहीं पा रही थी, और एक तरीके से आप रिलेटिव इंटेंसिटी जो बोल सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स जो बोलती है वो ये बोलते हैं कि ये बढ़ ही रहा है बस, यानी कि कमी नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो डेप्थ आती है ये यूवी के लिए आती है। यहाँ पे देखेंगे कि जो पीक होती है वो पीक जो है वो हमारी विजुअल रीजन पे आती है। जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हमारी जो एनर्जी की लाइट या फिर लाइट एनर्जी रेडिएट करती है वो जो होती है हमारी विजिबल रीजन में आती है। तो इसलिए हमारी आप देखें कि हम जो है विजिबल रीजन की लाइट जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि हम उसके अराउंड ही अडेप्ट हुए हैं, क्योंकि वो वही लाइट सबसे ज़्यादा रेडिएट होती है। तो ये जो है विजिबल रीजन के अराउंड हम अडेप्ट हो गए। अब इसके बाद में यहाँ पे जो है ये रीजन जो है ये जनरली क्लासिकल फिजिक्स जो है ये बता ही नहीं पाती कि किस तरीके से डिप्रेशन जो है ये क्यों आ रहा है। ये रिलेटिवली ऐसे कहते हैं कि ये ऊपर ही जा रहा है, पर जो है मॉडर्न फिजिक्स से बता पाते हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द classical theory of black body radiation is shown as an continual rising curve in the room portion of the figure। तो ये बोल रहा है कि क्लासिकल फिजिक्स ये बोल रही है कि ये कंटिन्यूसली जो है बढ़ रहा है, पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एकदम से बढ़ेगा, और जो हायर वेवलेंथ के लिए ये थोड़ा थोड़ा कम बढ़ेगा। तो ये जो है हम पढ़ेंगे अब। व्हेन द एविडेंस of eyes and fingers do not fit the prediction of the classical theory, it is time for this theory to be modified। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आंखों और फिंगर, यानी कि आपने जो देखा और आपने जो प्रिडिक्ट किया यानी कि लिखा, इक्वेशनल और एक्सपीरियंस, यानी कि हमने जो देखा और जो हमने कैलकुलेट किया, अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो अब हमें थ्योरी को बदलने की जरूरत है, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। वी शैल नाउ सी हाउ क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब हम ये देखें कि किस प्रकार से हमारे जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से जो है वो क्वांटम थ्योरी ने एकदम अच्छे से समझा दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के।
इन जो 1900 में क्या हुआ, मैक्स प्लैंक ने ये प्रपोज किया कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, उसको जो है प्रपोज किया एंड एक्सप्लेन्ड द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स थे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। ही आर्ग्यूड दैट द अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी दैट द एनर्जी इज अ सिस्टम में टेक एनी वेरिएबल वैल्यूज इज रॉन्ग। तो ये क्लासिकल थ्योरी का जो ये था कि सिस्टम जो है वो कोई सी भी वैल्यूज जो है वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो तो ये बोल रहा था कि कैलकुलेशन के हिसाब से कि वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, और पर हमारे एक्सपेरिमेंटली ये दिख रहा है कि किसी में कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी में नहीं बढ़ रहा। तो क्लासिकल थोड़ी ये बोल रही थी कि वो कुछ भी ऐसी हो जाता है और उसमें आर्बिट्री वैल्यू है। पर जो मैक्स प्लैंक ने बोला कि ऐसा नहीं है, ये जो है ये कैलकुलेटेड आ रहा है, ये इसका रीज़न है कि ये बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है। ही सजेस्टेड अ डिटेल्ड मॉडल फॉर द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट द कैविटी वॉल। तो उसने जो है मैक्स प्लैंक ने एक मॉडल जो है डिटेल्ड मॉडल प्रोसेस बताया हमें, जो कि हमारा जो प्रोसेस हो रहा है ब्लैक बॉडी बॉडी में, यानी कि कैविटी वॉल का मतलब ब्लैक बॉडी, उसमें जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में एक डिटेल्ड मॉडल हमें बताया। वी कंसिडर द ब्लैक बॉडी टू कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन each with a fundamental vibration frequency न्यू। तो ये बोल रहा है कि हम जो ये कंसीडर करते हैं कि ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेटर्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, मॉलिक्यूलर डायमेंशन पे ऑसिलेटर्स होते हैं, और उनकी जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो न्यू होती है, एंड दैट ईच ऑसिलेटर कुड एमिट एनर्जी। और जो ऑसिलेटर्स हैं, ईच ऑसिलेटर वो इसी प्रकार से, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही एनर्जी एमिट कर सकते हैं, ओनली बाय स्पेसिफिक अमाउंट नोन एज क्वांटा, जिसको हम क्वांटा के नाम से जानते हैं, बट नॉट कंटिन्यूसली। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है वो तो ये बोल रही थी कि कंटिन्यूसली जो है रेडिएट करती है, तो ये एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एकदम स्ट्रीम लाइन की तरह रेडिएट करती है। पर जो है हमारा जो है मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि ये कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं करती है, ये एक तरीके से शॉर्ट बर्स्ट में एक तरीके से वो निकलती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एक गोली है, जैसे कि बंदूक में से कोई गन है, उसको अगर हम रैपिडली फायर करें तो हमें एक स्ट्रीम दिखती है, एक तरीके से एक लाइन जा रही है, जैसे कि लेजर बीम जा रही है अगर हम उसको देखें तो ध्यान से। पर वो एक्चुअली लेजर बीम नहीं है, वो बहुत सारी जो गोलियां हैं वो एक के पीछे एक इतनी तेजी से जा रही है कि हमें वो स्ट्रीम की तरह दिख रही है। तो यही चीज़ जो है हमें जो है मैक्स प्लैंक ने कही थी कि वो एकदम कंटिन्यूअस नहीं है, वो पैकेट के रूप में, यानी कि एक मैटर नेचर जो है उसका है, मैटर प्रॉपर्टीज है उसके पास में। इसके बाद में जो है हमें क्या बता रखा है, हिज अजम्पशंस आर गिवन बिलो। तो उसने क्या क्या अजम्पशन की थी वो यहाँ पे दे रखी है। इससे पहले यहाँ पे हमें एक नोट दे रखा है, साइड नोट, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सिंबल दे रखा है, ये बोलते हैं इसको एप्सिलॉन, स्टैंड्स फॉर वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। ये जो है एप्सिलॉन, ये हमें बताता है कि एक क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होती है, क्वांटा ऑफ एनर्जी, वो क्या होती है, जो कि होती है एच न्यू होती है ये। इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ एच बता रखी है, जो हाइजेनबर्ग कांस्टेंट जूल सेकंड होती है, इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। और इसमें बता रखा है कि इक्वल टू क्या होती है, मास, यूनिट ऑफ मास इंटू में यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ मास इंटू में यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ये चीज इंटू में यूनिट ऑफ लेंथ ये होगी। तो अगर आप देखेंगे यूनिट ऑफ मास इंटू में यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम और यूनिट ऑफ लेंथ। तो यानी कि ये लीनियर मोमेंटम का हो गया और एक लेंथ जो है उसका भी हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, ये यूनिट जो है, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये इस तरीके से लिंक कर रही है। तो एच इज आल्सो नोन एज एक्शन कांस्टेंट, तो ये एक्शन कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। लेटर वी शैल सी इन सेक्शन 2.3 हाउ एच रिलेट्स वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये बोल रहा है कि एच को हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो है रिलेट करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है लीनियर मोमेंटम की प्रॉपर्टीज जो है इसमें उससे रिलेट कर रहा है, लीनियर मोमेंटम से रिलेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर रहा है ये चीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो अजम्पशन थी, एन ऑसिलेटर कांट हैव एनी एनर्जी बट ओनली एनर्जी इज गिवन बाय इक्वेशन 2.3 गिवन बिलो। तो ये बोल रहा है कि जो भी ऑसिलेटर्स है हमारी ब्लैक बॉडी के, उसके पास में ऐसा नहीं कि एनर्जी का भंडार है, उसके पास में वही एनर्जी हो सकती है जो कि उसको दी गई है, जो उसने एब्जॉर्ब की है। और जो एब्जॉर्ब की है उसकी इक्वेशन हमें दे रखी थी, तो ई इक्वल टू में एन एच न्यू। तो यहाँ पे जो है एच न्यू ये होगी हमारा क्वांटा, तो ये हमारा एप्सिलॉन के रूप से दिखा रखा है। In this expression, nu is the frequency of emitted radiation, while h is a constant and n is an integer। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि जो फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे वो दिखा रही है कि जो रेडिएशन यानी कि एमिट जो हो रही है रेडिएशन, उसकी फ्रिक्वेंसी है वो h हमारा कांस्टेंट है और n जो है वो एक इंटीजर है। प्रेजेंटली h इज द प्लैंक कांस्टेंट, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, एंड n इज द क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर है n, नोन एज क्वांटम नंबर। वन क्वांटम ऑफ एनर्जी जो कि है हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एच न्यू। तो ये इक्वल है एच ऑफ न्यू के, जो हमने पढ़ा अभी। प्लैंक इवेल्युएटेड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एच एज दिस। तो ये बोल रहा है कि प्लैंक ने जो है एच की वैल्यू यहाँ पे ऐसे निकाली कि ये जो है ये वैल्यू एच की है।
So equation 2.3 asserts that the oscillator energy is quantized. तो कहने का मतलब ये है, जो इक्वेशन हमें यहाँ पे दी रखी है, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो ऑसिलेटर की एनर्जी जो है, जो ऑसिलेटर के पास में जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि वो स्ट्रीम की तरह बह नहीं रही है जैसे कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स बताती है। वो पार्टिकल नेचर की तरह एक तरीके से बस बर्स्ट के रूप में वो निकल रही है, कि एक बार निकली फिर थोड़ी देर रुकी फिर दूसरी बार ऐसे करके। It is interesting to know that h is related to angular momentum, which is equal to linear momentum mass into my velocity multiplied by length. तो ये बोल रहा है कि ये जान के देख, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, कि एच जो है वो रिलेट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम के साथ में और लीनियर मोमेंटम के साथ में, जो कि इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक तरीके से इसके साथ में रिलेट कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड जो हमारी जो अजम्पशन थी वो थी, द ऑसिलेटर्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी कॉन्स्टेंटली, यानी कि कंटिन्यूसली। जो ऑसिलेटर है वो कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं करते एनर्जी को, बट ओनली इन क्वांटा, और क्वांटा में रेडिएट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ये थोड़ा उसका डिफाइन कर दिया उसको, जैसे मैंने बोला। दिस क्वांटा ऑफ एनर्जी आर एमिटेड व्हेन एन ऑसिलेटर चेंजेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट टू अनदर। और ये जो एनर्जी जो होती है, क्वांटा ऑफ एनर्जी जो है, ये एमिट तभी होती है जब कोई सा भी ऑसिलेटर उसकी स्टेट को चेंज करता है। वो क्वांटम जो है, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट जो होती है उसको चेंज करता है, तभी ये एनर्जी जो है रिलीज होती है। दस इफ द ऑसिलेटर गोज फ्रॉम द लेवल n plus 1 to level n, we get from equation 2.3 the amount of energy radiated as। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सा भी ऑसिलेटर इस लेवल से, यानी कि n+1 लेवल से n लेवल की ओर जाता है, तो हमारी जो एनर्जी रेडिएट होगी वो ये एनर्जी रेडिएट होगी, जो कि हमारा हो जाएगा h न्यू, यानी कि एप्सिलॉन, एक क्वांटा, वन क्वांटा। Also, an oscillator neither absorbs nor emits energy as long as it remains in the same quantized state। तो कह रहा है ये कि कोई सा भी ऑसिलेटर है वो या ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, अगर वो सेम क्वांटाइज्ड स्टेट में है। तो अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है या फिर अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो जरूर है कि वो क्वांटाइज स्टेट जो है उसकी वो चेंज करेगी। प्लांक गिव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी। अब जो है प्लांक ने एनर्जी डेंसिटी के ऊपर भी इक्वेशन दी थी, विच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रिक्वेंसी, जो कि हो जाएगा हमारे एनर्जी एक यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। तो ये जो है हमारी एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता रखा है यहाँ पे। ये हो जाती है हमारी 8πh ब्रैकेट में हमारा न्यू बाय सी का होल क्यूब अपॉन में ई रेस टू द पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। यूजिंग द अबव इक्वेशन, Planck was able to show that there was a good argument between the experimental results of the black body radiation with the theoretical prediction of on the basis of quantum nature of the oscillators, provided h has the value is equal to this। तो ये बोल रहा है कि प्लैंक ने ये देखा कि आप ये देखें, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हैं और जो प्लैंक ने जो बताया, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्री कर रहा है उसके साथ में, और जो ये थ्योरिकल प्रेडिक्शन के साथ में ठीक ठाक चल रहा है, अगर हम उसको बेसिस और क्वांटम नेचर के हिसाब से अगर उसको देखें तो। लेट अस नाउ सी, और एक चीज़ और कि एच की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, एच की वैल्यू ये जब कैलकुलेट की थी तब उसके हिसाब से। Let us now see in a qualitative way how Planck's theory is useful in explaining black body radiation। तो अब हम जो है क्वालिटेटिव वे में अब देखेंगे, हमने तो ये क्वांटिटेटिव तरीके से देख लिया कि ये कैलकुलेट करता है वो करता है, और क्वालिटेटिव देखते हैं कि किस प्रकार से ये पता चला कि हाँ भाई ये एक्सप्लेन करता भी है। द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पोजेसिंग सफिशिएंट एनर्जी जो है एप्सिलॉन इज नोन एज ऑसिलेटर पॉपुलेशन एट द एनर्जी लेवल इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंशियल टर्म दिस विच इज बोल्ट्जमैन फॉर्म फैक्टर। तो ये बोल रहा है कि जो भी ऑसिलेटर्स ब्लैक बॉडी में जो भी ऑसिलेटर एनर्जी पोजेस करते हैं, सफिशिएंट एनर्जी पोजेस करते हैं, उनको हम ऑसिलेटर पॉपुलेशन कहते हैं। किसी भी एक एनर्जी लेवल के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए अलग अलग होंगे, तो उसको जो है हम ऑसिलेटर पॉपुलेशन बोलते हैं। और ये जो होती है ऑसिलेशन पॉपुलेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस फैक्टर के, और ये जो है ये फैक्टर जो है इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। हियर T इज द टेम्परेचर एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जो T जो है यहाँ पे दे रखा है, जो ये हमारा टेम्परेचर, और K जो है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एप्सिलॉन हमें पता है कि हमारा एप्सिलॉन क्या है, ये एनर्जी क्वांटा है, एनर्जी क्वांटा, क्वांटा ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द ऑसिलेटर पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, वो प्रोपोर्शनल होती है ऑसिलेटर पॉपुलेशन के किसी भी पार्टिकुलर लेवल के, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हैंस द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो बोल्ट्जमैन फैक्टर के प्रोपोर्शनल होती है। आप ये कह सकते हैं इस तरीके से कि ये जो है इसके प्रोपोर्शनल होती है। यूजिंग इक्वेशन 2.3 का इस्तेमाल करते हुए हम क्या देख सकते हैं, वी कैन से दैट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द
क्वांटिटी दिस। तो ये बोल रहा है कि आप ये देख बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो तो ऑसिलेटर पॉपुलेशन के यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और जो ऑसिलेटर पॉपुलेशन है वो इसके इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो प्रोपोर्शनल है बोल्ट्जमैन फैक्टर के। अब इसके बाद में हम देख सकते हैं टर्म दिस बोल्ट्जमैन फैक्टर इज इन फैक्ट इक्वल टू दिस। तो ये जो है बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है वो इक्वल टू दिस है, जो कि एक फ्रैक्शन है, हैंस इज अ फ्रैक्शन है जो कि। तो अब हम आते हैं कि असली बात क्या है। एज न्यू इंक्रीजेस, यानी कि जिस जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती है, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन जो कि ये है, एंड आल्सो द पॉपुलेशन ऑफ द ऑसिलेटर डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो घटती है। तो यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब यह है कि न्यू बढ़ रहा है, तो न्यू बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो है न्यूमिनेटर जो है यानी कि पावर ऑफ न्यूमिनेटर जो है वो बढ़ रही है। तो अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे नीचे वाले टर्म यानी कि डिनोमिनेटर ओवर द होल डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन जो है वो भी कम होगा और पॉपुलेशन ऑफ ऑसिलेटर वो भी कम होगी, यानी कि एनर्जी जो है पोजेस्ड बाय ऑसिलेटर्स वो कम हो जाएगी। This means the intensity of radiation of a higher frequency regions and shorter wavelength region is low। तो ये इस प्रकार से कह रहा है कि जो रेडिएशन जो होती है हायर फ्रीक्वेंसी रीजन या फिर लोअर वेवलेंथ रीजन की जो एनर्जी होती है वो लो होती है, जो कि हम देख सकते हैं कि जो डिप आ रहा था हमारा जो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, उस साइड की बात कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप देख सकते हैं कि वो डिप आ रहा था। क्लासिकल फिजिक्स ये बोलती है कि इधर डिप नहीं आता है, उसको थोड़ा ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी इस प्रकार से। द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, और जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो इंक्रीज हो गई है, आप देख सकते हैं वंस द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसी तरीके से रेडिएशन की जो है इंटेंसिटी वो भी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर की बात हो रही है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो है, तो यहाँ पे ये घट जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है ये घट जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू घट जाएगी तो हमारी जो है रेडिएशन जो है वो बढ़ जाएगी। अब सिंस टी इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंशियल टर्म, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज दिस फैक्टर यानी कि बोल्ट्जमैन फैक्टर, एंड इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि इसकी वैल्यू घटा देता है और बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू जो है बढ़ा देता है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी वो बढ़ा देता है। अब इसके बाद में दैट इज मोर रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ विल बी एमिटेड एट हायर टेम्परेचर, जिसका मतलब ये हो गया कि शॉर्टर वेवलेंथ की ज़्यादा जो रेडिएशन है वो एमिट होगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सी बात हो सकती है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ की क्यों बोल रहा है, कि क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो यहाँ पे बात कर रही है फ्रीक्वेंसी, तो ये तो हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ की निकलेगी, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की जो है एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी रेडिएशन वो ज़्यादा होती है, यानी कि न्यू होगा जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी। तो टेम्परेचर यहाँ पे बता दें कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ जाएगी, तो यानी कि न्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, यानी कि वेवलेंथ जो है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो न्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा ये इंक्रीज करेगा, जितनी टेम्परेचर जो है इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दैट इज मोर रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ की ज़्यादा रेडिएशन आएगी हाइयर टेम्परेचर पे। तो आप ये कह सकते हैं प्लैंक यूजिंग अ मैथमेटिकल अप्रोच वाज एबल टू एक्सप्लेन द मैक्स जो है लैम्डा मैक्स वैल्यू एट ईच टेम्परेचर। प्लैंक्स जो है मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा लैम्डा मैक्स वैल्यू ईच टेम्परेचर का वो भी बता पाया था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ जो होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से तो बढ़ रही है और वो पीछे जा रही है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की ज़्यादा आ रही है, और उसके हिसाब से उसने कैलकुलेट भी कर लिया कि जो पीक वैल्यू है वो क्या क्या चीज़ें हमारी जो आ रही है, तो इसके हिसाब से ग्राफ भी हमने अच्छे से प्लॉट कर पाए, यानी कि थ्योरेटिकली हम प्लॉट कर पाए। अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्लेनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स थ्योरी इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। तो ये बोल रहा है कि प्लैंक थ्योरी जो थी वो आल्सो यूजफुल थी कि हम एनर्जी जो है ऑसिलेटर्स की उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यूज के ऊपर बेस करके एनर्जी वैल्यूज ऑसिलेटर्स की वो निकाल सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर गिवन इन टेबल 2.1। जो वैल्यूज है एनर्जी की वो हमारी टेबल 2.1 में दे रखी है, जो कि इन यूनिट जो है किलो जूल पर मोल के हिसाब से दे रखी है। एज पर इक्वेशन 2.3 for each consistent of electromagnetic radiation, assuming the n is numerically equal to Avogadro number। तो बोल रहा है कि आप इक्वेशन में दे सकते हैं, और यहाँ पे एक कंसिस्टेंट है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रही है यहाँ पे, और ये अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पे एन की वैल्यू ये है और अवोगाड्रो नंबर की इक्वल है ये। A ray of light having frequency nu can be considered as a stream of particle ईच वन हैविंग एनर्जी एच न्यू। तो ये बोल रहा है कि आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक लाइट जो है, एक रे ऑफ लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, कैन बी कंसिडर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, तो उसको एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। ये हमारा प्लैंक कह रहा है कि पहले तो हम बोलते थे कि स्ट्रीम यानी कि एक तरीके से कॉन्स्टेंटली वो फ्लो कर रही है, जैसे कि लाइट है वो वेव नेचर में है, पर ये बोल रहा है कि उसको हम पार्टिकल नेचर में भी देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है 10 पार्टिकल्स आर नाउ नोन एज फोटॉन्स। तो इसी तरीके से पार्टिकल्स को अब फोटॉन्स भी बोला जाता है। दिस मीन्स दैट इफ अ रे
carries an energy of E into some region, the number of photons n arrives is this। तो ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे वो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी रीजन के लिए। लेट अस नाउ स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बोल रहा है कि अब हमने तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया और ये भी पता था कि किस प्रकार से ये हो रहा है। जो तीन चीज़ें थी हमारी जो एक्सपेरिमेंटली बताई थी कि हमारा जो है शॉर्टर वेवलेंथ में वो डिक्रीज़ होता है, वो भी बता दिया हमारी। और जो हमारा हायर वेवलेंथ में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है वो भी शिफ्ट हो जाती है, तो शिफ्ट हो वो भी दिखा रखा है यहाँ पे। और मैक्स जो वैल्यूज़ हैं वो भी सारी चीज़ें जो है हमारे प्लैंक के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट भी कर ली, सब कुछ कर ली। इसके बाद में हमारा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अनदर मेजर सेटबैक टू क्लासिकल थ्योरी वाज एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो अनदर जो हम बोल सकते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी नहीं समझा पाई, जिसमें वो फेल होगी, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न थ्योरी के ऊपर आना पड़ा, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन मेटल्स आर रेडिएटेड विथ अल्ट्रावायलेट लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बोल रहा है कि जब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जब किसी भी मेटल को हम उसको जो है एक्सपोजर करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट्स की से, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएट कर देता है, तो उसको बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज इन 1887। तो ये जो है ये ऑब्जर्व किया गया था हर्ट्ज के द्वारा 1887 में। पर ये बाद में जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि ये चीज़ पॉसिबल क्यों हो रही है। पहले तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, पर तब जो है पार्टिकल नेचर जो है वो माना नहीं जाता था, लाइट का वेव नेचर माना जाता था, तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। पर ये फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं मेटल सरफेस है, एक ई जो है एनर्जी के साथ में लाइट आई और ये फोटोन रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते अभी तो देखेंगे आप, द इलेक्ट्रॉन्स सो एमिटेड आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कह रहा है कि जो फोटोन के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो रहे हैं, तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। टू डिफ्रेंशिएट दैम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग इनसाइड द मेटल एटम। तो ये बोल रहा है कि इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मेटल में जो भी मेटल एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। द मेन फीचर ऑफ दिस फिनोमिना इज दैट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका मेन फीचर क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज लेस देन दिस वैल्यू द फोटो इलेक्ट्रॉन आर नॉट इमिटेड। तो ये बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी इस जो वैल्यूज है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ न्यू यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटेलिक सरफेस यूज्ड। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो मटेरियल क्या यूज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैल्यू ओनली इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है उसको इंक्रीज कर देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा, तो उसकी वैल्यूज़ के ऊपर यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन एक ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि दो तीन निकल जाएंगे, एक ही निकलेगा, पर उसकी वेलोसिटी जो है वो बदलेगी। वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन पे ही बस इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ जाएगी। Thus, observations could not be explained by the 19th century view of the light wave phenomena। तो ये वही बोल रहा है कि जो ये ऑब्जर्वेशन थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई 19th सेंचुरी की, जो माना जाता था कि वेव की तरह है लाइट, उसके द्वारा ये एक्सप्लेन नहीं हो पाई। वी विल नाउ डिस्कस हाउ आइंस्टाइन थ्योरी एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब ये देखें कि आइंस्टाइन थ्योरी ने किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में यहाँ पे बता रखा है। 14 मार्च 1879 में इनका बर्थ हुई थी और 18 अप्रैल 1955 में इनकी डेथ हुई, और इनको इसी चीज़ के ऊपर अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921 एंड फॉर एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो इसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था। आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब ये देखते हैं कि आइंस्टीन ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अप्लाइंग द फोटोन कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन ने क्या किया कि फोटोन कॉन्सेप्ट जो कि हमारा प्लैंक ने बताया था, मैक्स प्लैंक ने बताया था, वो अप्लाई किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। Einstein proposed that the electron at the surface of the metal gains energy h nu by the absorption of the photon from the electromagnetic radiation। तो जो आइंस्टाइन ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो है वो मेटल सरफेस के द्वारा गेन की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फोटॉन्स के रूप में उसको एब्जॉर्ब की जाती है। इफ द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकुलर मेटल देन द एमिशन ऑफ फोटोन अकर्स। तो ये बोल रहा है कि अगर उस फोटोन की एनर्जी जो है यानी कि उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो जो है एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, वरना नहीं होगा।
द डिफरेंस एच न्यू और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इनका बीच का डिफरेंस जो है इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू mv²/2। तो ये बोल रहा है कि जो भी एनर्जी बची वो, क्योंकि एनर्जी की हमें पता है कि एनर्जी जो है पैकेट के फॉर्म में, तो उसकी एनर्जी जो है एच न्यू हो जाएगी, तो जो जनरल जो अभी है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसकी भी एच न्यू है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। In conformity with the principle of conservation of energy, Einstein theory can be stated as। तो ये जो कंजर्वेटी जो लॉ था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेटी, उसके साथ में ये आइंस्टाइन की थ्योरी जो है अगर उसको भी देखा जाए तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं कि एच न्यू जो माइनस एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इज इक्वल टू हो जाती है mv²/2। इन दिस एक्सप्रेशन न्यू एंड न्यू नॉट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है रिस्पेक्टिवली, while m and v are the mass and velocity of the photo electron। तो ये हमें पता चल गया। इफ हमारी जो वेलोसिटी यानी कि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो छोटी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, देन mv²/2 इज नेगेटिव, यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो गई है, विच इज मीनिंगलेस, जो कि मीनिंगलेस है। दैट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन जो हमारी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ ही नहीं है अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। आफ्टर स्टडिंग द अबव डिस्कशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू कैन अप्रिशिएट हाउ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज एबल टू सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस फिनोमेना। तो आप ये जो है ये पढ़ने के बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो पार्टिकल नेचर था वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन वो हमारे ये ऑब्जर्वेशन जो फिनोमेना थे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। और हम बहुत ज़्यादा ग्लैड भी एक तरीके से, यानी कि बोल रहा है कि आप ग्लैड होंगे कि ये एक्सप्लेन कर पाया, वरना हमें समझ में नहीं आता। यू हैव सीन अबव द रेडिएशन कैन बिहेव बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया अब कि पार्टिकल और वेव नेचर की तरह हमने दोनों पढ़ लिया। पहले ये माना जाता था कि वेव नेचर है, अब पार्टिकल नेचर भी हो गया। The phenomena of diffraction and interference can be understood if the wave nature of radiation is assumed। तो फिनोमिना जो है ये डिफ्रैक्शन ऑफ इंटरफेरेंस का, ये तभी समझा जा सकता है जब ये माना जाए कि रेडिएशन का जो नेचर है वो वेव नेचर है, ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हाउएवर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर एक्सप्लेनेबल ओनली इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। और पर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये जो है ये सारी चीज़ें ये पार्टिकल नेचर के ऊपर ही बेस्ड है, ये उसी से ही एक्सप्लेन की जा सकती है। Thus, it was concluded that radiation has dual nature। तो इस प्रकार से ये कंक्लूड किया गया था कि नेचर जो होता है किसी भी लाइट का, रेडिएशन का, उसका डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसलिए हमारे जो चैप्टर का नाम यानी यूनिट का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो अभी तो हमने रेडिएशन का पढ़ लिया, अब मैटर का भी पढ़ेंगे। यूजिंग इक्वेशन 2.6 यू ट्राई द फॉलोइंग एसक्यूज। तो ये बोल रहा है कि अब इक्वेशन 2.6 का इस्तेमाल करते हुए आप ये फॉलोइंग एसक्यूज को ट्राई कर लीजिए। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में हम इस पर आते हैं। तो चलिए अब ऐसे क्यों 3 पे आते हैं। अ येलो बल्ब जनरेट्स दिस मच फोटॉन्स विथ लैंडा बता रखा हमने, वेवलेंथ वेवलेंथ हमें बता रखी है, वो बता रखी है 560 नैनोमीटर। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी जनरेटेड। तो हमें ये वैल्यूज दे रखी है, हमें टोटल एनर्जी बताने की क्या एनर्जी जनरेट हुई है। तो चलिए अब हम ऐसे क्यों 3 के आंसर पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एनर्जी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी इक्वल टू में एन एच न्यू। तो एन एच न्यू से हो जाएगी। अब न्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो न्यू की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सी बाय लैंडा कर देंगे। अब लैंडा की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है हमें, एन की वैल्यू भी पता है। एन जो हो गया नंबर ऑफ फोटोन्स हो गए, एच की वैल्यू हमें पता है कि ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डाल दी, और सी की वैल्यू भी पता ही है। इसके बाद में लैंडा की वैल्यू भी हमें पता है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99.3 जूल्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्यू 4 पे आते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एट द वेलोसिटी ऑफ द 6 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। तो हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि हमें किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए ताकि हम एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएँ और उसके सोडियम सरफेस से from sodium metal surface having a threshold frequency of 4.16 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये बोल रहा है कि सोडियम मेटल के ऊपर से अगर हमें इजेक्ट करना है तो इस वेलोसिटी पे हमें इजेक्ट करना फोटो इलेक्ट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए किसी भी रेडिएशन की। यहाँ पे मास बता रखा है फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो दे रखा है 9.109 × 10⁻13 किलोग्राम। तो चलिए हम ऐसे कि 4 के आंसर पे आते हैं।
तो हम जो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एच न्यू माइनस में एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट जो होती है वो इक्वल टू होती है एम वी स्क्वायर बाई 2 के। तो हम न्यू को बस इधर रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू उधर डाल देंगे। तो इस साइड में डाल दी अब सारी वैल्यूज। अब इन सारी वैल्यूज की हम जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो एच की वैल्यू हमें पता है, न्यू नॉट की वैल्यू भी पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रखी है, मास ऑफ फोटोन बता रखा है, वी की वैल्यू भी बता रखी है, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी से हमें इसको रिलीज करना है वो भी बता रखी है वेलोसिटी, और एच की वैल्यू हमें पता ही है, वही बात होगी। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.02 इंटू में 10⁻15 हर्ट्स। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 2.2 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 2.3 द नेचर ऑफ मैटर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि डिस्कशन स्टार्ट हो सके, और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।